अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीज़ादा। गुज़िश्ता 24-36 घंटों में पाकिस्तान के हवाले से और दुनिया के हवाले से बहुत सी ऐसी इम्पोर्टेंट, और दुनिया भी जब मैं कहता हूँ तो मेरा मकसद है कि वो ऐसी डेवलपमेंट्स वो ख़्वाह हिंदुस्तान में हो रही हों, ख़्वाह अमेरिका में हो रही हों, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिनकी बियरिंग, जिनका इफ़ेक्ट, जिनका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर है और वो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर फ़ॉल करता है। तो बहुत सी इस हवाले से डेवलपमेंट्स हुई हैं। पाकिस्तान के हवाले से सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो एक डन डील थी, जो होनी ही थी, लेकिन उसका बहरहाल होना, जहां इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने एक बाकायदा नोटिफिकेशन के जरिए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जो इस वक्त एक तकरीबन तकरीबन एक डेथ सेल के अंदर पड़े हैं 3 दिन से, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन 5 साल की, उसका नोटिफिकेशन जो है वो इशू कर दिया है। और ये नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इशू किया है अंडर आर्टिकल 62(1)(f। और आपको याद होगा कि 21 अक्टूबर 2022 को भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 62(1)(p) के तहत इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया। ये और बात है कि उस वक़्त भी उनकी कोशिश ये थी, उनका ये ख़्याल ये था कि वो आर्टिकल 62(1)(f) का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये और बात है कि जब वो बिल्कुल फ़ैसला करने पे आ गए और उन्होंने कर ही दिया आर्टिकल 62(1)(f, तो उस वक़्त उनको कानूनी जो माहिरीन थे, उन्होंने बताया कि जनाब, आप कहने में अदालत ज़रूर हैं, कंटेम्प्ट वगैरह के मामलात को प्रोसीडिंग करने के लिए अपने खिलाफ जो हद तक शद तक होती है, लेकिन आप उस तरह की अदालत नहीं है जिस तरह की एक अदालत होती है जो 62(1)(f का इस्तेमाल कर सकती है। और उसके बाद एक एडिशनल सेशन जज की अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुन के, ढूँढ के जो है वो जनाब दिलावर दिलावर जो है फेसबुक पेज वाले, उनके सामने ये केस रखा गया। और अब आप देखते हैं कि एक अफ़वाह, एक रूमर जो है वो वो व्हाट्सएप के ऊपर गर्दिश करती है। कैसे एक वीडियो भी चल रही है कि कैसी बेचारे जो दिलावर हैं, ग़ालिबन उनके खिलाफ एक वीडियो भी बड़े लोगों के पास थी और उस वीडियो का भी बेतहाशा इस्तेमाल जो है वो किया गया उनके हवाले से। बहरहाल ये एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, लेकिन मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं लगाऊँगा। और ये बेसिकली होता भी गलत है कि आप किसी एक क्योंकि डेवलपमेंट बहुत सी हो रही होती हैं और हर डेवलपमेंट जो है उसके अंदर आप चले जाएँ, उसके लीगल पॉइंट्स को डिस्कस करने लग जाएँ, जैसे कि वो लीगल पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम जानते हैं, आप जानते हैं कि लीगल पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ओवरऑल एक पावर पॉलिटिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। सो बाकी भी मैं डेवलपमेंट्स जो है वो एक दफ़ा आपके सामने रख दूँ और दूँ सारी, ताकि एक ब्रॉड पिक्चर आपके सामने आ जाए। लेकिन कोशिश मेरी ये है कि मैं एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड एनालिसिस ऑफर कर सकूं कि पाकिस्तानी क्या कर सकते हैं, खास करके पाकिस्तानी डायस्पोरा क्या पॉजिटिव रोल प्ले कर सकते हैं, पीटीआई के लोगों को, खुद इमरान खान साहब को, बहुत से और लोग जो मामले का हल निकालना चाहते हैं, उन्हें क्या चंद नुकात को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी कि इस वीडियो को टुवर्ड्स द एंड देखें, बिकॉज़ इसका सॉल्यूशन और वे फॉरवर्ड मैं एंड ही में दे सकूँगा। पहले मैं एक इसका एक बैकग्राउंड और इसका कॉन्टेक्स्ट जो है वो एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। दूसरी मैं समझता हूँ कि इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जहां शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया है कि वो अब चंद घंटों में जो 9 अगस्त का आगाज होगा पाकिस्तान में, उसमें जो समरी है नेशनल असेंबली को, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने की, वो नेशनल असेंबली जो चली आ रही है 20 अगस्त 2018 से, उसको डिसॉल्व करने की समरी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भेज देंगे। यहाँ पर भी एक सेंस और तुक ये है कि 9 तारीख को भेज रहे हैं, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट, शक उनको ये है, खतरा उनको ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रेसिडेंट समरी लेके बैठ जाए, और अगर इस केस में प्रेसिडेंट असम्बली लेके बैठ भी जाता है तो 24-48 घंटे में असम्बली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। क्योंकि ज़ाहिर है कि शहबाज शरीफ, पीडीएम और उनके पीछे जो ताकतें खड़ी हैं, वो चाहती हैं कि कम से कम 90 दिन का उनको यहाँ पर वक्त मिले, क्योंकि प्लान्स उनके 90 दिन से बहुत आगे के हैं, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं नहीं समझता कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास कोई इतनी मॉरल अथॉरिटी, कैपेसिटी, स्पेस मनूवर करने की बच सकी है। उनके आगे पीछे, जिस तरह से मैंने एक दफ़ा एग्जाम्पल दी थी कि मंगला डैम का जब ब्रिज गिर गया था, तो ब्रिज बजाते खुद खड़ा था, उसका सॉलिड स्टील स्ट्रक्चर जो बनाया था अमेरिकन कंपनी ने, उसमें कोई रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। लेकिन उसके बैंक्स के साथ जब पानी का रिला आया, गालबन 1992 में हुआ, तो वो जो आइकॉनिक ब्रिज था, स्ट्रेंथ की एग्जांपल थी, वो धड़ाम करके मंगला की लेक के अंदर या उस कैनाल के अंदर गिर गया, बिकॉज उसके एजेस जो हैं वो उड़ गए थे, उसके गिरदोनवा जो हैं वो फारिग हो गए थे। अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो हैं, उनके आगे पीछे बचा कुछ नहीं है। ये वो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी नहीं है जो अप्रैल 2022 में था, या मई 2022 में था, या इवन जनवरी 2023 के अंदर ये एग्जिस्ट करता था। आज ये प्रेसिडेंट आरिफ अलवी बहुत वीकेंड है, बहुत हम्बल्ड है, बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है, मैनेज है, इज लॉस्ट अथॉरिटी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इनको रुकावट होगी। एक और डेवलपमेंट वो है जहां इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है, जिसको ख्वाजा हारिस साहब लीड कर रहे हैं, और ख्वाजा हारिस और उनके साथ बैरिस्टर गौहर जो हैं, उन्होंने पिटीशन दाखिल कर दी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो मंजूर हो गई है, वो लग गई है समात के लिए। और इसकी समात जो है वो कल शुरू होगी 9 अगस्त 2023 को। देखने में बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट लगती है, लेकिन इसके साथ रिलेटेड और जब हम डेवलपमेंट्स को देखते हैं तो हमें खासी इस हवाले से परेशानी होती है। ये वो पिटीशन है जहां
वकला को, ना सिर्फ इमरान खान के जो लीड टीम है उनको, बल्कि बहुत ज़्यादा और जो की इंपॉर्टेंट लोग हैं, जो सोच समझ वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा और जो वकला हैं जो इमरान खान की टीम का हिस्सा नहीं है, बार एसोसिएशंस हैं और जो इवन अखबारों में जो लोग लिख रहे हैं, उन सबको ये ख्याल है कि चूंकि जज एडिशनल सेशन जज ने जो फैसला किया था वो इतना कमज़ोर बुनियादों पे किया था, उसमें इतने ज़्यादा इश्यूज हैं, मेंटेनेबिलिटी का इशू है, बायस का इशू है, उसमें और बहुत से ऐसे इश्यूज हैं। उन्होंने सुना ही नहीं, जब उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस वापस भेजा तो उन्होंने मेंटेनेबिलिटी का इशू डिसाइड करना था, उन्होंने सुनना था, लेकिन उन्होंने वकला को सुने बगैर फैसला कर दिया, फिर वो दौड़ के बरतानिया पहुंच गए। तो ये केस जो है ये सस्टेन नहीं कर सकेगा और यहाँ से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास कोई लीगल ऑप्शन नहीं है मास्टर एसके के इस फैसले को, इस जजमेंट और वर्डिक्ट को सस्पेंड कर दे और इमरान खान साहब की गिरफ्त जो रिहाई है वो बहुत जल्दी मुतवक्को है, अगर कल नहीं तो परसों उनकी रिहाई जो है वो मुतवक्को है। लेकिन इसके साथ ही जो डेवलपमेंट्स हैं आप देखते हैं कि इमरान खान की लीगल टीम जो है जिसमें जिसमें असल में नईम पंजोथा ने भी होना था, लेकिन दो उनके वकला उमैर नियाजी और बैरिस्टर शेर अफसल मरवत जब इमरान खान साहब को मिलने अटक जेल पहुंचते हैं तो उन्हें इमरान खान साहब से 2-2.5 घंटे वहां वेट करते हैं, उनको हरासा किया जाता है, उनको इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करने दी जाती। तो और उन्होंने ज़ाहिर है अपने मौक्किल से, अपने क्लाइंट से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लेनी थी उस केस के हवाले से जिसकी समात शुरू हो रही है, जो ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये आदमी लाइफ एंड डेथ के एक प्रिजन सेल में पड़ा हुआ है 9 अगस्त को, लेकिन वो उनको वहां नहीं मिलती। लेकिन इतना ही नहीं है, इसके साथ डेवलपमेंट ये भी है कि नईम पंजोथा को एफआईए जो है वो एक नोटिस दे देती है और नईम पंजोथा 8 घंटे के लिए एफआईए की डिटेंशन और हिरासत में है, जहां से उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया रहा था, जिस वजह से, और वहां वो जाते हैं सिर्फ उनको बताने के लिए कि मैंने अटक की जेल में जाना है, जहां जाके इमरान खान साहब से इंस्ट्रक्शन लेनी है, मैं उस लीगल टीम का हिस्सा हूं, मैं उनकी कोऑर्डिनेशन कर रहा हूं। लेकिन उनको एफआईए 8 घंटे तक बैठा के रखती है और मुझे नहीं पता कि उनका फोन जो है वो उनको वापस मिला कि नहीं मिला। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, इसकी एक नईम पंजोथा साहब, जिनकी पिछली वीडियो मैंने इसी चैनल के ऊपर उनकी जो 13 मिनट की वीडियो के क्लिप्स जोड़ के उनकी प्रेस टॉक जो है वो मैंने यहाँ पे आपके सामने रखी थी, और जब वो मैं रख रहा था मैं देख रहा था कि कितनी बोल्डली और कितनी ऑनेस्टी के साथ और कितनी सिंसियरिटी के साथ उन्होंने इमरान खान के साथ जो मुलाकात हुई उसका तमाम बयानिया जब उन्होंने मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने रखा, उसको उन्होंने ट्विटर के ऊपर शेयर किया, उन्होंने उसको व्हाट्सएप के ऊपर शेयर किया, उसको मैंने यूट्यूब पे आपको शेयर किया, तो मेरे दिल में एक धड़का सा लगा हुआ था कि अल्लाह खैर करे, इसका कोई रद्द-ए-अमल रिएक्शन नईम पंजोथा के खिलाफ होगा, कुछ केसेस खुल सकते हैं, नईम पंजोथा ही कहीं गिरफ्तार ना हो जाएं, कहीं गुम भी ना हो जाएं, कहीं मिसिंग पर्सन में ही नईम पंजोथा जो है कन्वर्ट ना हो जाएं। जैसे कि आपने देखा कि इमरान खान की एक असिस्टेंट जो है उनको पुलिस ने पकड़ा, गिरफ्तार किया, और पुलिस कह रही है कि उनकी गिरफ्तारी से फरार हो गए हैं, और उनकी गिरफ्तारी से फरार होने की एफआईआर जो है वो पुलिस ने दर्ज कर दी है। जो एक अजीबोगरीब किस्म का मामला है, ये सेकंड पर्सन हो जाएंगे इमरान रियाज के बाद जिनको गुज़िश्ता चंद हफ्तों में, महीनों में पुलिस ने पकड़ा, और पुलिस पकड़ने के बाद कहती है कि शख्स जो है अब मिसिंग पर्सन में कन्वर्ट हो गया। ये एक नया ट्रेंड है जो इससे पहले नहीं देखा गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। आप ये देखते हैं कि जो जितने भी वकला हैं इमरान खान की टीम के, जिसको यानी लीड इतने बड़े सीनियर वकील जो हैं जनाब ख्वाजा हारिस साहब, उनको भी एफआईए ने नोटिस देके कल बुला लिया है, और ना सिर्फ उनको बुलाया है, जितने 7 या 8 वकील इमरान खान को डिफेंड कर रहे हैं, उनके हवाले से बोल रहे हैं, स्पोक्स पर्सन है, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सभी वकीलों को एफआईए ने, एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, एक इंक्वायरी का हिस्सा बना दिया है। और ये इंक्वायरी क्या है? जैसे कि नईम पंजोथा ने वहां से बाहर निकल के एक कोई 6 मिनट की, 5 या 6 मिनट की उन्होंने वीडियो की, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे मैं गया था मिलने के लिए एफआईए को, मुझे नोटिस मिला था, उनको एक्सप्लेन करने के लिए गया था कि मुझे वक्त दे दें, लेकिन मुझे बंद कर दिया गया। और फिर उन्होंने कहा कि ये सारी कार्रवाई जो हो रही है, जो नईम पंजोथा के खिलाफ हुई है और जो बाकी सारे वकला को जिसमें शामिल कर दिया गया, इंक्लूडिंग ख्वाजा हारिस साहब, जिनसे ज्यादा बड़ा रिस्पेक्टेड और सीनियर वकील इस वक्त वो पाकिस्तान की इंतहाई जो कदावर, महंगे तरीन, कॉम्पिटेंट तरीन, रिस्पेक्टेड तरीन जो वकला में उनका शुमार होता है, उनको भी एफआईए ने रोकन कर लिया इस इन्वेस्टिगेशन। ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ से आ रही है? ये क्या इन्वेस्टिगेशन है? ये वो इन्वेस्टिगेशन है जो एक दिन पहले, 1-1.5 दिन पहले जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, मेरा ख्याल है मंडे के दिन, उन्होंने मार्क की है एफआईए को, जिसमें अब ये क्या है? ये वो है कि जहां ये सारे वकला ने सोशल मीडिया के ऊपर और डिफरेंट जगहों के ऊपर जज दिलावर दिलावर फेसबुक वाले, उनकी पोस्ट के हवाले से जो बयान दिए हैं उसको एक तरह के साइबर क्राइम के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, और इन वकला के ऊपर अब ये इन्वेस्टिगेशन होने लगी है कि इन्होंने पाकिस्तान के साइबर क्राइम की खिलाफ वर्जी की है। अंदर वर्ड्स ये है, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी दो सिग्निफिकेंस, वो दो सिग्निफिकेंस क्या है सोचें। एक, इसकी सिग्निफिकेंस तो बड़ी ऑब्वियस है, जो सारा पाकिस्तान रो पीट रहा है, और आप देख रहे हैं कि भी इन वकला को, इमरान खान के जो वकील हैं जिनका ये काम और रोल है कि वो इमरान खान को डिफेंड करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू दें मीडिया के सामने, इस वक्त यही बचे हैं ना, और तो कोई बचा ही नहीं है। सारे लीडर्स या तो आगे पीछे हो गए हैं, या अंडरग्राउंड हैं, या वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर ली हैं, वो अलग हो गए हैं, या छुपे हुए हैं, या जेल में हैं।
تو یہ وکلا جو ہے پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. تو ان وکلا کو ہراس کیا جا رہا ہے, ان کو انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے, ان کو ڈرایا جا رہا ہے, ان کو سٹریس میں ڈالا جا رہا ہے تاکہ یہ عمران خان کا ڈیفینس بھی نہ کر سکیں, اس کا پوائنٹ آف ویو بھی نہ دے سکیں, اور یوں عمران خان جو ایک ڈیتھ سیل کی سچویشن کے اندر ہے, اٹک کے جیل میں, ان میں اور دنیا کے درمیان میں جو تعلق ہے اسے منقطع کر دیا جائے. یہ ایک اس کا پہلو. لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ چونکہ ان کی ڈیفینس جو شروع ہو رہی ہے 9 مئی کو, اس کے دوران ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ جو لوگوں کے ذہنوں میں دنیا بھر میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جج صاحب تھے دلاور فیس بک پیج والے, یہ باعث تھے, یہ there was every reason for him کہ ان کو ریکیوز کر جانا چاہیے تھا, اور انہوں نے ریکیوز نہیں کیا. اسی طرح سے عمران خان کی اسٹیٹمنٹ مسلسل چلتی ہے کہ جج جو ہیں, جسٹس جو ہیں آنریبل عامر جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, وہ بھی میرے خلاف باعث ہیں, ان کو بھی ریکیوز کر جانا چاہیے تھا. تو جب ایف آئی اے یہ انکوائری کرتی ہے اور ان کو رگڑتی ہے اور اس کا ایک کنکلوژن دیتی ہے, اور وہ کنکلوژن میں یہ کہے گی, جیسے کہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا کہے گی, کہ ان کی جو بھی الزامات ہیں وہ غلط ثابت ہو گئے ہیں, انہوں نے جھوٹ کیا, انہوں نے بہتان کیا, ان کے خلاف ایک مقدمہ بنا دے گی, وہ کیس چلتا رہے گا. تو اس کیس کو بھی ایک طرح سے ویکن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. گو کہ اصل میں تو کوئی لیگل پوائنٹ پاکستان میں میٹر نہیں کرتا, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ لا ایز این انسٹرومنٹ آف کنٹرول اس کو مسلسل جو ہے یہاں پہ استعمال جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. اب اس کے ساتھ میں کچھ ایک دو پوائنٹس اور اس کے ساتھ بڑے امپورٹنٹ ہیں. ہاں, جب ان ساری ڈیولپمنٹس کو آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ 9 اگست کو وہ پٹیشن جو لگ رہی ہے, جو سماعت ہو رہی ہے, جس سے تحریک انصاف کے لوگوں نے, وکلا نے, بار ایسوسیشنز نے, بہت سے سمجھدار لوگوں نے, بہت اوپینین یہ خیال بنا رکھا ہے کہ یہاں سے عمران خان کو ریلیف ملے گی, ان کو فوری طور پہ رہائی مل سکتی ہے. یہ مجھے خاصی خام خیالی لگنے لگ جاتی ہے. یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کی ساری اسمپشنز یہ ہے کہ یہاں پر ایک لیگل پروسیس چل رہا ہے, حالانکہ مجھے کوئی لیگل پروسیس چلتا ہوا یہاں پہ نظر نہیں آ رہا. ایک ایسی ڈیولپمنٹ اور بھی ایک دو بتا دوں جو بظاہر آپ کو شاید امپورٹنٹ بالکل نہ لگے. ہندوستان کی سپریم کورٹ مسلسل 2 اگست سے اب 6-7 دن میں مسلسل روز آرٹیکل 370 کے حوالے سے جو پٹیشنز اس کے سامنے آئی ہوئی ہیں, جو اب آپ دیکھیں کہ جو کچھ ہوا تھا وہ تو 2019 میں ہوا تھا 5 اگست کو, تو 5 اگست 2019, پھر 2020, پھر 2021, پھر 2022, تو اب 2023 کا مطلب ہے کہ 4 سال جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں. تو 4 سال کے بعد, پورے 4 سال کے بعد ہندوستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ آرٹیکل 370 کے خلاف اس وقت کی جو فائل پٹیشن ہے 2019 کے آخر میں ہی فائل ہو گئی تھیں, ان پٹیشنز کو اب ہندوستان کی سپریم کورٹ اس سٹیج کے اوپر سن رہی ہے. اب میں اتنا نائیو نہیں, نہ آپ میں سے کوئی اتنا نائیو ہے. کچھ انڈینز نے کامنٹ کیا کہ شاید ان کو غلط فہمی ہے کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہاں ہندوستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ کوئی آرٹیکل 370 کو ریسٹور کر دے گی یا کوئی بہت بڑا ایسا فیصلہ کر دے گی جو کشمیریوں کے فیور میں ہوگا یا پلینٹف کے فیور میں ہوگا. ہرگز ایسا کچھ نہیں ہوگا. ہندوستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ بی جے پی کی اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ کنٹرول میں نظر آتی ہے. خاصی اس کی اس وقت سچویشن جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہوئی ہے, وہ ایک الائنڈ ہے ایک طرح سے ان کی اسٹیبلشمنٹ سے. اگر اسی ہفتے میں آپ ڈیسیجن دیکھیں انڈیا کی سپریم کورٹ کے ایک 3 ممبر بینچ نے جو ڈیسیجن کیا, جسے خود ہندوستان کے آنریبل چیف جسٹس اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے, وہ ڈیسیجن تھا گیانوپی ماسک کے حوالے سے, جہاں ان 2-3 مسجدیں جن میں پچھلے 1 سال میں یہ نیا ایک کیس کھول دیا گیا ہے کہ یہ کسی مندر اور ٹیمپل کے اوپر کھڑی ہیں, اور جو ہندوتوا کی فورسز ہیں RSS BJP وہ چاہتے ہیں کہ ان مساجد جو ہیں ان کو بھی ڈیمولش کیا جائے, گرایا جائے اور اس کے اوپر مندر کی کنسٹرکشن ہو. وہ تو ایک لمبی کہانی ہے, لیکن اس وقت امپورٹنس یہ ہے کہ جو ڈپٹی کمشنر کی پوری بحث کے بعد یہ ایک پورا کیس چلتا رہا, جہاں جو مسجد کی کمیٹی تھی وہ کہتی تھی کہ اس کو آپ آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے پاس نہ بھیجیں. وہاں حکومت کا موقف یہ تھا, یعنی ڈپٹی کمشنر کا, اور وہاں کی جو کمیونٹی ہے اس کا موقف یہ تھا, جس کو غالباً کوئی اٹارنی جنرل یا حکومت کے ایڈوکیٹ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کہ یہاں پر آپ اس کے فیکٹس کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے کہ اس مسجد کے نیچے کوئی ٹیمپل یا مندر تھا یا نہیں تھا, حالانکہ 600 برس سے تو کم از کم یہ مسجد جو ہے وہ کھڑی ہے 15ویں صدی سے, لیکن اس کے پیچھے جو ہے اگر کوئی ٹیمپل ہے تو اس کو ڈیٹرمن کرنے کے لیے ASI آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے پاس اس کو بھیجا جائے. جو مسجد کی تنظیمی کمیٹی تھی اس کا آرگومنٹ یہ تھا کہ چونکہ جو پلیسز آف ورشپ ایکٹ ہے 1991 کا یا 1992 کا, جس میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ 1947-48 کے بعد جو ریلیجس پلیس جس طرح سے کھڑی ہے, خواہ وہ مسجد ہو یا مندر ہو یا گردوارہ ہو یا چرچ ہو, اس کے سٹیٹس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو ان ویو آف دی پریونشن دی پلیسز آف ورشپ ایکٹ یہ سروے کروانا ہی نہیں چاہیے, بیکاز اس سے ایک نیا مقدمہ کھڑا ہوگا, جو بالکل لاجیکل بات ہے کہ جب آپ یہ سروے کرواتے ہیں اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا جو ہے وہ ہندوستان کے حکومت کے ظاہر زیر اثر ہے, تو وہ اس کے اسی قسم کے ریزلٹس جو ہیں وہ نکلیں گے جو کہ ڈیزائرڈ ہیں.
لیکن ان اٹس انفینٹ وزڈم انڈیا کی سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، سروے کرا کے دیکھ لیتے ہیں. سو ان ادر ورڈز یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی اور نریندر مودی کی پارٹی کی جو اس وقت خواہش ہے کہ ایک کمیونل ٹینشن پیدا کی جائے 2024 کے الیکشن سے پہلے، اس میں ہندوستان کی سپریم کورٹ نے اس کو ایک طرح سے اس کی اجازت جو ہے وہ دے دی ہے. حالانکہ اگر ہندوستان کی سپریم کورٹ ہندوستان کے لارجر انٹرسٹ میں سوچتی یہ فیصلہ کرتی تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس جو اے ایس آئی کا سروے ہے، آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا، اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اتنی لمبی کہانی میں نے کیوں سنائی؟ اتنی لمبی کہانی میں نے آپ کو اس لیے سنائی کہ ہم اتنے نائیو اور بیوقوف بچے نہیں ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایکسپیکٹ کرے کہ جو آرٹیکل 370 پہ بحث ہو رہی ہے انڈین سپریم کورٹ کے 5 ممبر، میرا خیال ہے پینل ہے، یہ پتہ نہیں 6 ممبر ہے، 5 نمبر ہے غالباً، تو اس میں سے کوئی ایسی چیز نکلے گی جس سے کہ بی جے پی کی کوئی اسٹریٹجی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. پھر اس کی کیا امپورٹنس ہے پاکستان کی؟ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ نکلے گا، اس میں سے کوئی بلیک اینڈ وائٹ ڈیسیجن نہیں نکلے گا، اس میں سے کوئی ایک ایسا پولیٹیکل ججمنٹ کا، راجنیتی کا، جس کو ہندوستان میں کہتے ہیں راجنیتی، ریال پولیٹک ڈیسیجن نکلے گا جس کی یوٹیلائزیشن بی جے پی نے کرنی ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی ڈیسیجن نکلے گا اس کی کچھ نہ کچھ امپلیکیشنز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے ہوں گی. یعنی پاکستان کے اندر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں، اور ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں اس فیصلے کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ جو ہے وہ ہوگا. یہ بڑی لمبی بحث ہے لیکن میں سمجھتا ہوں اس سٹیج پہ آپ کو بتانا، کیونکہ بعد میں تو سبھی لوگ کہہ سکتے ہیں وہ ہو یہ اس طرح سے نکل آیا، لیکن میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ یہ جو بھی بحث ہو رہی ہے انڈین سپریم کورٹ میں، اس کی ایک لارجر پولیٹیکل سگنیفیکنس ہے انڈیا اور پاکستان کے لیے. ایک اور ڈیولپمنٹ وہ ہے جہاں آپ دیکھتے ہیں کہ انٹرم پرائم منسٹر پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ جناب یہ ڈاکٹر حفیظ شیخ ہو سکتے ہیں، یہ جلیل عباس جیلانی جو ایکس فارن سیکرٹری وہ ہو سکتے ہیں، کوئی اور پولیٹیشین ہو سکتا ہے. یہ فضول بحث ہے. جو کوئی بھی انٹرم پرائم منسٹر ہوگا اس کی کوئی اہمیت اور سگنیفیکنس نہیں ہوگی، اور وہ آنے والے فیوچر کے اوپر اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا، زیرو اس کا امپیکٹ ہوگا. جو بھی فیصلے کرنے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنے. خواجہ آصف نے انفیکٹ بیکی اینڈرسن کو بھی سی این این کے انٹرویو دیا، اور رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے انہوں نے لوکل میڈیا سے انٹرویو میں بات کی، ٹیلی ویژن وغیرہ میں. دونوں نے ایک گراؤنڈ سیٹ کر دیا ہے کہ الیکشن 2023 سے آگے بھی جا سکتے ہیں. دونوں نے سینسس کا سہارا لیا، دونوں نے الیکشن کمیشن کے اوپر پھینک دیا. رانا ثناء اللہ صاحب کو تو یہ بھی یاد کروایا گیا کہ رانا صاحب آپ نے تو پہلے کہا تھا کہ الیکشن ہر صورت ہوں گے اور سینسس پرانا ہی استعمال ہوگا 2017 کا. اس پر رانا صاحب نے کمال معصومیت سے، رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اب چونکہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے سینسس کو اپروو کر دیا ہے، اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے، جو نیا سینسس ہوا ہے ڈیجیٹل 2023 کا، تو اب تو ظاہر ہے کہ 2023 کے اوپر ہی ہوں گے، اب کچھ ہو نہیں سکتا. سو ایک اسٹیج سیٹ کر دیا گیا. دونوں نے بڑا یعنی اس میں ایشور کروایا لوگوں کو کہ اگر الیکشن لیٹ ہوئے بھی تو 2-3 مہینے سے زیادہ لیٹ نہیں ہوں گے. یعنی وہ جو سولجر سپیک نے اب سے کوئی 2 مہینے پہلے بات کر دی تھی کہ پاورفل جو اشخاص ہیں، جو شخصیات ہیں، انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ کہیں فروری مارچ 2024 سے پہلے نہیں ہو سکتا، جس کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ ان کو اتنا ٹائم چاہیے تاکہ ایک تو تھوڑا سا وہ اکنامک کوئی بینیفٹ معدنیات کا نکال کے دکھا سکیں، اور تحریک انصاف میں جو بچی کچی جان ان کو لگتا ہے یا عمران خان کے سپورٹ بیس میں، اس کو مزید اس کا ڈنگ نکال دیا جائے، اس کو نیوٹرلائز جو ہے وہ اس حوالے سے کر دیا جائے. سو یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں. پھر یونیورسٹی حل میں جو آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا مظاہرہ کیا پاکستانیوں نے، لیکن اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل سکا. اور سب سے غالباً امپورٹنٹ اس حوالے سے ڈیولپمنٹ جس کے بعد میں انالیسس شروع کرتا ہوں وہ ہے جہاں آپ نے دیکھا کہ ان دا لاسٹ 36-48 آورز یونائٹڈ اسٹیٹس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سامنے ایک پوائنٹڈ ڈسکشن ہوتی ہے جب یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کہتا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری پاکستان کا ایک انٹرنل میٹر ہے، اور وہاں امریکن مین اسٹریم جرنلسٹ جو ہیں وہ بہت ہی جز بز ہوتے ہیں، حیران پریشان ہو کر وہ ان کو کاؤنٹر کوشچنس کرتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، باقی ساری جگہوں پہ تو آپ ایکسپریس کرتے ہیں، اور وہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے. اس کی امپورٹنس کیا؟ اس کی امپورٹنس یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو چھپانے کی گزشتہ 16 مہینے میں بہت کوشش کی گئی، گزشتہ 3 مہینے کے جو واقعات ہوئے ہیں 9 مئی کے بعد، وہاں پر جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا جو ریئیکشن اور رد عمل آیا ہے، جہاں ہر طرح سے اپروول دیا گیا ہے پاکستان کی موجودہ رجیم کو، جس طرح سے آئی ایم ایف کا اپروول میں سپورٹ ان کو دی گئی ہے، جس طرح سے پاکستان میں ہزاروں لوگوں کی گرفتاریوں پہ کوئی رد عمل نہیں ہوا، اب عمران خان کی گرفتاری جس طرح سے ہوئی ہے، جو کیس ہے اس پہ کوئی رد عمل ریئیکشن نہیں ہے. تو وہاں سے کلیئرلی جو انٹرپریٹیشن اور میسج ہے پاکستان کے جو ایک کواسائی ملٹری قسم کا رجیم ہے، وہ میسج یہ ہے کہ پلیز گو اہیڈ، فکر نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پلیز کنٹینیو، پلیز گو اہیڈ. اب آ جاتے ہیں اس کے انالیسس پہ. جیسا کہ میں نے کہا کہ عمران خان کے وکلا کی ٹیم کو بہت اعتماد تھا، بہت سے اور لوگ جو ان کی ٹیم میں نہیں ہیں ان کو بھی بڑا اعتماد ہے کہ یہ کیس اتنا کمزور ہے، یہ فیصلہ اتنا کمزور ہے جج دلاور صاحب کا، ہمایوں دلاور کا،
کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس کوئی لیگل آپشن نہیں ہے ایکسیپٹ ٹو سسپینڈ دا ڈیسیژن اور عمران خان صاحب کو جلد رہائی مل سکتی ہے. لیکن میں نے آپ کو 3-4 ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ گنوائی ہیں. عمران خان کے وکلا سے نہ مل سکنا, عمران خان کے وکلا کی ہیراسمنٹ انٹیمیڈیشن کا پروسیس شروع ہونا, FIA کے ان کے خلاف کیسز بنا دینا, ان کو ایک پریشر کے اندر لے کر آنا, یہ سب, اور وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جنہوں نے سماعت کرنی ہے, اور یہ وہی چیف جسٹس صاحب جو ہیں عامر فاروق صاحب, ان سے تو بہت زیادہ استدعا کی گئی تھی کہ آپ اس کیس کو نہ سنیں, اس سے ریفر کر دیں. لیکن جو بینچ لگا ہے ڈویژنل بینچ 2 ممبر, وہ جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور ان کے ساتھ جناب چنگیزی صاحب کا لگا ہے. تو یہاں سے مجھے کوئی بہت زیادہ فوری ریلیف ہوتے نظر نہیں آ رہی. اگر کوئی ریلیف اگلے چند دنوں میں ملتی ہے, کوئی رہائی ہو پاتی ہے, یا عمران خان صاحب کی شفٹنگ کا ایک پروسیس ہو جاتا ہے, اٹک جیل سے ان کو ڈیالہ جیل میں منتخب کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے, تو یہ سب ایک قسم کی پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہوگی, ایک قسم کی پولیٹیکل ججمنٹ ہوگی. یہ کوئی لیگل پوائنٹس پہ اور لیگل ایشوز پہ اس کا فیصلہ نہیں ہوگا. وچ برنگس آل آف اس ٹو دی امپورٹنٹ کوسچن کہ وے فارورڈ ہمارے سامنے ہے کیا. آخری جو صورتحال ڈیولپ کر گئی ہے, جس میں آپ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا ریئیکشن اور یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ یہ لڑائی کوئی ڈومیسٹک تو پھر ہے نہیں, یہ تو ایک ریجنل یا انٹرنیشنل معاملہ ہے. تو اس کا حل جو ہے وہ کیا بنتا ہے. میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ اور یہ خاصی ڈیفیکلٹ قسم کی ایک سچویشن ہے, تو ذرا تھوڑا سا بیلٹ اپنی باندھ کے رکھیں اور دلوں پہ ہاتھ رکھیں. سمجھنے والی بات ہے. آج سے بہت سال پہلے, بہت مہینے مدتوں پہلے, جب جنرل آصف غفور جو ہیں وہ DG ISPR ہوتے تھے, تو ایک دفعہ وہ کھڑے ہو کے میڈیا سے ٹاک کر رہے تھے. وہ اچھے زمانے تھے. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, وہ بولتے بھی بہت تیز لفاظ سے, لیکچر بہت دیتے تھے ایز کمپیئر ٹو دا پریزنٹ DG ISPR جو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. تو آصف غفور, and he was loved by the media as you remember very well. ان کا ایک بڑا ریلیشن شپ ہوتا تھا, ہر بندے کو فون بھی وہ کرتے تھے, چائے کھانا پینا سب کچھ چلتا تھا. آصف غفور صاحب نے کھڑے ہو کے ایک سٹیٹمنٹ دی. اب وہ کو کمانڈر کوئٹہ ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ بہت زیادہ نشر ہوئی, بہت چلی, اس کے بڑے کلپس ٹی وی آگے پیچھے. انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے دیکھیں پاکستان آتا ہے, پھر آرمی آتی ہے, اور آرمی پہلے آتی ہے, اس کے بعد چیف آتا ہے. یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ پیرابل یا ورڈز آف وزڈم ہے جس کو کبھی فالو نہیں کیا گیا, خاص کر کے وہ ایک اچھے زمانے تھے, اس کے بعد بالکل فالو نہیں کیا گیا. اسی طرح سے تحریک انصاف کو ایک بڑی ڈیفیکلٹ چیز عمران خان کے سپورٹر کو سمجھنی پڑے گی کہ بنیادی جو ان کا آپس میں سب کا کنیکشن ہے, جس کی وجہ سے وہ کھڑے ہیں, وہ پاکستان ہے. That is the future of Pakistan, the survival of the state of Pakistan, the betterment of the state of Pakistan. اور اس کے بعد اگر کوئی چیز بہت امپورٹنٹ ہے تو وہ ایک پولیٹیکل تحریک اور موومنٹ ہے جسے عمران خان نے 2010 سے اب تک کھڑا کیا ہے. سو پچھلے 13 برس, آپ کہہ لیں 14 برس, وہ ہے تو 26-27 برس کی موومنٹ ہے, لیکن اس کا جو ٹیک آف ہوتا ہے ان دا فارم آف اے لارجر نیشنل موومنٹ, جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی اکائی ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی کنٹینیوشن, اس کے ریزلٹس نکلنا, اور پھر آف کورس اس کے بعد عمران خان آتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ عمران خان اس وقت اس کرائسس کے بالکل سینٹر میں ہیں. وہ ایک انسان ہے جن کی عمر جو ہے وہ اس 71 برس کی ہو جائے گی. He's of course very important in the sustenance, but this is not all about Imran Khan. This is about crores of Pakistanis. جو یہ 240 ملین پاکستانیز ہیں, ان کے مستقبل کی ایک جنگ اس سٹیج کے اوپر ہو رہی ہے. اور یہ 241 ملین پاکستانی جو ہیں, یہ اس عجیب و غریب قسم کی, نامعلوم قسم کی جو جنگ ہے, جس کو ٹھیک طرح سے ڈیفائن ہی نہیں کیا گیا, اس میں کیوں پھنس گئے ہیں, اس کی ڈٹرمینیشن کرنا جو ہے بہت ضروری. اب اس میں ایک اگلا پوائنٹ میرا یہ ہے, جو پینفل پوائنٹ ہے, کہ جس طرح سے کوئی بھی لیڈر جو ہے اس سے بہت سی غلطیاں ہو سکتی ہیں. عمران خان صاحب سے بھی بہت سی غلطیاں ہوئی ہیں. وہ ان لوگوں میں ہیں جو بڑے جنرس ہیں, بڑے اس لحاظ سے ان کی گریٹنس ہے کہ عمران خان اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں آیا جس نے کہا کہ مجھ سے وہ بھی غلطی ہوئی, وہ بھی غلطی ہوئی, ہم اس وقت یہ سوچتے تھے, ہم غلط سمجھتے تھے. باقی سارے اپنی غلطیاں اور لوگوں پہ پھینک دیتے ہیں. لیکن عمران خان کی ایک اتنی, آپ کہہ لیں کہ کریج ہے, ان کے اندر مورل کریج ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی, اور انہوں نے درجنوں دفعہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا. ہر دفعہ وہ جو بیچارہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اس نے مان لیا, اور اس کو اس کی طرف سے ویکنس کے طور پہ دکھایا جاتا ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دس, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جو پاور ڈائنامکس کی انڈرسٹینڈنگ رہی ہے ڈومیسٹک, جہاں وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کرپشن کے اوپر ایک الائنس ہے, کہ ہم کرپشن کے خلاف مل کے جہاد کر رہے ہیں اور کوئی اور فالٹ لائن ایگزسٹ نہیں کرتی, وہ اور انٹرنیشنل جو سیناریو ہے کہ پاکستان کی ریاست کے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے, وہاں پہ ریجنل اور انٹرنیشنل فورسز جو ہیں وہ کس قسم کی ایک انیبلنگ ایٹماسفیئر جو ہے اس کو شیپ کرنا چاہتے ہیں, اس پہ عمران خان صاحب کی انڈرسٹینڈنگ میں بڑے واضح قسم کے گیپس آپ کو نظر آتے ہیں. اب وہ گیپس کئی قسم کے ہو سکتے ہیں, میں اس پوری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. اس سٹیج کے اوپر میں 2 اسپیسیفک چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک, عمران خان کی کنفیوژن ہے جب سیلف رسپیکٹ کی بات آتی ہے, تو عمران خان does not understand the difference between a human individual and a person and a state.
एंड अ नेशन स्टेट। यानी होता ये है कि चूंकि इमरान खान ने अपनी जिंदगी में बहुत तेजी से, बाय द इवन बिफोर व्हेन ही वाज एज 50, तो उन्होंने बहुत तेजी से ऐसे मराहल तय किए एक अचीवर की हैसियत से कि उनको इंटरनेशनल रिकग्निशन मिली, सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी जो है प्रिजर्व हुई, और उन्होंने आंख में आंख डाल के दुनिया की जो वेस्टर्न वर्ल्ड की टॉप लीडरशिप थी या नोबिलिटी थी या इंपॉर्टेंट लोग थे, उनसे उन्होंने एक अपनी कमर में बल डाले बगैर हैंड शेक वो कर सकते थे आंख में आंख डाल के। ये उन्होंने एज ए इंडिविजुअल अचीव किया। इसकी एग्जांपल ये भी है कि बहुत से खानदानों में कोई एक ऐसा शख्स है जो बहुत अचीव हो जाता है, वो अमेरिका में आके बहुत कामयाब कार्डियक सर्जन, न्यूरोसर्जन बन जाता है, इंटरवेंशनिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट बन जाता है, वो खुद तो बहुत डेवलप हो जाता है, ताकतवर हो जाता है, अमीर हो जाता है, लेकिन उसका सारा खानदान, हो सकता है उसका दूसरा भाई कहीं पटवारी लगा हुआ हो, उसका दूसरा भाई कोई छोटा मोटा बिजनेस करता हो, छोटा मोटा सरकारी मुलाजिम हो। आपने देखा कई लोग फौज के अंदर बड़े इंपॉर्टेंट जनरल्स बन जाते हैं, उनके बाकी भाई और खानदान जो है वो उनकी तरह डेवलप नहीं होते, उनकी तरह वो अचीवमेंट जो है वो नहीं करते, और वो सब उन पे मरहूने मिन्नत होते हैं। तो पॉइंट यह है कि इंडिविजुअल की जो स्पीड होती है लाइफ में ट्रेवल करने की और जो नेशन स्टेट की होती है उसमें बहुत फर्क है। इमरान खान ने दोनों को कंफ्यूज किया, और इमरान खान ने ये सोचा कि जिस तरह से मैं अपनी एफर्ट के जरिए सेल्फ रिस्पेक्टिंग तरीके से दुनिया के साथ बात कर सकता हूँ एज एन इंडिविजुअल इमरान खान, मैं जब पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनूंगा तो मैं अपने कैरिज्मा से पाकिस्तान को भी वही सिचुएशन, स्टेटस, लेवरेज एंड नेगोशिएशन पेडेस्टल पे ला खड़ा करूंगा। ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से उनके लिए बहुत से मुश्किलात पैदा हुई हैं। और अभी वो जो एक डेथ सेल सिचुएशन के अंदर है, डेथ सेल तो उसको मैं कह नहीं सकता, लीगली इट्स नॉट डिक्लेयर्ड डेथ सेल, बट ये डेथ सेल ही है जिसमें उनको इस वक्त डाला हुआ है। और इसकी ये उसकी बुनियादी वजह है कि इमरान खान के अंदर जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो डिफाइंस है, जिसको उन्होंने नेशन स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश की, ये उनका पहला प्रॉब्लम यहाँ पे। दूसरी उनकी असम्पशन ये है कि लोग जो है सारी की सारी पावर जो है जो लोगों को बिलोंग करती है। दिस इज नॉट ट्रू, हिस्ट्री में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इमरान खान और बहुत से लोग जो उनके करीब हैं, और भी ऐसे लोगों से मेरी बात होती रही गुज़िश्ता चंद महीनों और सालों में, वो सब समझते हैं, और आप में से भी बहुत लोग समझते हैं कि जो लोग खड़े हो जाएंगे और फिर ये भी कहते हैं कि जी अगर बहुत ज्यादा लोग निकल आते, लाखों लोग अचानक सड़कों पर निकल आते, नॉट रियलाइजिंग दिस थिंग कि लाखों लोग जो है वो ऐसे ही नहीं अपने घर से निकल आते, उनको निकालने के लिए एक एनेबलिंग एटमॉस्फेयर होती है, उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है। अगर 2016 में टर्किश लोगों ने और पैरामिलिट्रीज ने फौज को कन्फ्रंट कर लिया टर्किश मिलिट्री को, तो उसकी वजह ये थी कि अक पार्टी के पास इस्तांबुल के शहर के अंदर एक बहुत ही मैसिव पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है पॉलिटिकल, वो एग्जिस्ट करता था, जिसको उन्होंने मोबिलाइज किया टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए। और उनके पास एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, उनकी पैरामिलिट्रीज जो है टर्किश मिलिट्री के कंट्रोल में नहीं थी। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड फैक्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। पाकिस्तान में चूंकि उर्दू अदब और ख़ास करके जो उर्दू के ज़राए अबलाग हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जो दुनिया के वाक़यात हैं उनके ऊपर कुछ इस तरह से इंटरप्रटेशन की है, खा वो इनकलाब फ़्रांस हो या इनकलाब ईरान हो या रशिया हो या वियतनाम की जो जंग है, उसकी इंटरप्रटेशन उन्होंने ऐसी की है कि भाई लोग जब खड़े हो गए तो इस्तेमार की बड़ी बड़ी ताकतों को शिकस्त दे दी। फॉर इंस्टेंस वियतनाम में बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर कर दिया जाता है, सिर्फ लोगों की बात की जाती है, वियतनामीज पीपल की, वियतकॉन की, ये चीज़ बिल्कुल इग्नोर कर दी जाती है कि वियतनाम में अगर एक तरफ अमेरिका की ताकत थी तो दूसरी तरफ वियतनाम की जो कौम है, लोग थे, उनके पीछे रशिया और चाइना की ताकत खड़ी थी पूरी तरह से। चाइना तो बहुत ही शिद्दत से खड़ा था उनके पीछे। तो ये चीज़ जो है इसको इग्नोर कर दिया जाता है। ये ऐसे ही है जैसे आप ये तस्वर करें और बिलीव कर लें स्टोरीज के ऊपर कि यूक्रेन जो है वो रशिया से लड़ रहा है, दूसरी तरफ रशिया और चाइना मार खा रहे हैं, और यूक्रेन अकेला जो है उनसे लड़ रहा है। हकीकत क्या है कि पूरा मगरब जो है वो रशिया और यूक्रेन की शक्ल में रशिया से लड़ रहा है। अब हम आए असल चीज में कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो लड़ाई हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें शरीफ खानदान और जरदारी खानदान और पाकिस्तान की जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान आपको एक अलायंस नजर आता है। लेकिन क्या ये महज इन्हीं का अलायंस है, या इनके पीछे कोई और ताकत भी खड़ी है? इसमें कोई शक नहीं कि इनके अपने उसमें इंटरेस्ट भी हैं। देखिए, हिस्ट्री इज अ विटनेस, तारीख इस चीज़ की गवाह है कि जब भी ऐसी कोई लड़ाई हो रही होती है तो उसके जो लड़ने वाले चेहरे हैं वो हमेशा लोकल ही होते हैं। सो मच सो कि 1857 की जो जंग आज़ादी है, जिसे अंग्रेज सिपाहीज म्यूटनी कहते हैं, उसमें दोनों तरफ लड़ने वाले जो हैं वो 95% जो लोग लड़ रहे हैं ग्राउंड के ऊपर, वो लोकल इलीट ही हैं, लोकल फौज ही है, लोकल सिपाही हैं। लेकिन जो दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसके पीछे एक इंडस्ट्रियल ब्रिटेन जो है, उसकी पावर खड़ी है, जो अल्टीमेटली डिसाइडिंग फैक्टर होता है। पाकिस्तान के अंदर भी जो लड़ाई हो रही है, जिसे हम 16-17 माह से देख रहे हैं, जो इनका इनफैक्ट इसका आगाज तो मैं आपको बहुत दफा बता चुका हूँ, बिकॉज जो मैं चीज़ कहने लगा हूँ कई दफा मैंने पहले भी दोहराई है, लेकिन मैं इसको एक सम अप कर रहा हूँ स्टेज पे, इसको समझना बहुत जरूरी है। जिस लड़ाई का आगाज इमरान खान की हुकूमत आते ही शुरू हो गया, जब इमरान खान ने हिंदुस्तान को एंगेज करने की कोशिश की इन दी अगस्त, इमीडिएटली जैसे ही इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने,
इन दी अगस्त, तो एंड अगस्त अर्ली सितंबर में उन्होंने बहुत कोशिशें की और हिंदुस्तान की हुकूमत को उन्होंने एक पीस टॉक्स के लिए एंगेज करने की कोशिश की। उन्होंने एक खत लिखा हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, बाकायदा उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर्स की जो एंगेजमेंट है, टॉक्स हैं ऑन द बाई लाइन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, शाह महमूद कुरैशी और सुषमा स्वराज साहिबा होती थी, उनके दरमियान उन्होंने रिक्वेस्ट की, जिसको शुरू में मान लिया गया, उसके बाद उसको रद्द कर दिया गया। फिर इमरान खान के ऊपर बड़े जाती हमले जो हैं शुरू कर दिए गए। वो एक सेकंड थॉट थी इंडियन एस्टैब्लिशमेंट की, जब इंडियन एस्टैब्लिशमेंट ने उन्होंने ये जजमेंट की कि उन्हें इमरान खान को एंगेज नहीं करना है, और इमरान खान, उनको लगा कि हमारे साथ जो भी हमने नेगोशिएशन करनी है पाकिस्तान में, उसमें इमरान खान जो है वो एक रिलायबल पार्टनर नहीं होंगे। मेरी उसमें असम्पशन ये है कि इमरान खान के बारे में उन्होंने असेसमेंट की कि इमरान खान पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक पॉपुलर पॉलिटिकल कवर देते हैं, और इमरान खान इज फॉर टू असर्टिव, फॉर टू नेशनलिस्टिक, और इनके साथ जो भी डील होगी उस डील में पाकिस्तान हमसे बहुत कुछ मांगेगा। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि ये डील इमरान खान के साथ नहीं होनी और हमें इसमें वेट करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सितंबर अक्टूबर 2019 से ये कहानी उस तरह से शुरू होती। उसके बाद की बहुत सी हिस्ट्री को मैं आपके सामने दोहरा चुका हूं। अब मैं फास्ट फॉरवर्ड करके असल पॉइंट की तरफ आता हूं। उसमें बहुत से इश्यूज आ जाते हैं, कभी मैं आप लोगों से लाइव क्वेश्चन आंसर करूं किसी जगह पे तो मैं ज्यादा उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। जो फॉल्ट लाइन हम देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में, जिसके नतीजे में पाकिस्तान फंस गया है, सब कुछ ही फंस गया है, वो एक फॉल्ट लाइन है जो ग्लोबल फॉल्ट लाइन है, जिसमें वेस्ट को हिंदुस्तान को खड़ा करना है। उनकी एनालिसिस बड़ी क्लियर है इस मामले में कि जब तक पाकिस्तान की सरजमीन, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस, पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का जोग्राफिकल लैंड ट्रैक जो है वो इंडिया के साथ कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क में नहीं आएगा, और इंडिया को पाकिस्तान के लैंड मास से सेंट्रल एशिया तक एक्सेस नहीं मिलेगी, उतनी देर तक जो चाइना का राइज है इस रीजन के अंदर, उसको आप रोक नहीं सकते, उसका रास्ता रोक नहीं सकते। ये वो बेसिक फॉल्ट लाइन है जिसके अंदर इमरान खान भी फंसे हुए हैं, पाकिस्तान भी फंसा हुआ है, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी फंसी हुई है, जिसमें जनरल बाजवा ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए, मैं जो जो अब अनकंट्रोलेबल हैं, जो बाजवा के जो सक्सेसर्स हैं वो महज उन्हीं चीजों की फ्लो में बह रहे हैं। और अगर वो कोशिश भी करते, मेरा एनालिसिस ये कहता है कि अगर वो कोशिश करते भी, आप सबका ये ख्याल है कि शायद वो इसमें से बहुत आसानी से निकल सकते थे, लेकिन मुझे शक ये है कि जनरल बाजवा ने जो ट्रिगर पुल किया, उसके बाद इस फ्लो में से निकलना उनके लिए कोई बहुत आसान नहीं था। तो ये वो सिचुएशन है। और अब पिछले 3 महीने से हमारे सामने 9 मई के बाद जो सारी फ्लो हुई है, और जो अभी स्टेट डिपार्टमेंट के कमेंट्स आपके सामने आए हैं, इससे आपको अच्छी तरह से अंदाजा हो जाना चाहिए, कोई अभाम, कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि असल मामला, असल झगड़ा क्या है। जिस तरह से जब सद्दाम हुसैन को इराकी हुकूमत ने फांसी दे दी, तो आप में से कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि सद्दाम हुसैन को इराकी हुकूमत ने ही फांसी दी, या जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ पाकिस्तान में वो सिर्फ जनरल ज़ियाउल हक ने ही किया। तो ये वो सिचुएशन है जो बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए। अब ये ज़ाहिर है कि बड़ी डिसअपॉइंटिंग लगती है ये सिचुएशन। थोड़ा सा एक जिक्र कर दूं कि अभी मैंने 2 दिन पहले डॉक्टर आयशा सदीका साहिबा का, जो लंदन बेस्ड हैं, पाकिस्तान की ओरिजिन की बड़ी ज़बरदस्त स्कॉलर हैं, उन्होंने बहुत लिखा है, किताबें लिखी हैं, उनका एक आर्टिकल था इस हवाले से इमरान खान की गिरफ्तारी के फौरन बाद, जिसे मैंने ट्वीट भी किया और मैंने उसके ऊपर लिखा भी कि अब डॉक्टर आयशा सदीका ने भी इसके आखिरी पैराग्राफ के अंदर जाके उन्होंने ये हिंट किया है कि जब इमरान खान का खतरा नहीं रहेगा और शायद एक नई हुकूमत खड़ी कर ली जाएगी एज ए रिजल्ट ऑफ अ क्विक इलेक्शंस, तो फिर हिंदुस्तान के साथ भी ताल्लुकात को लगता है कि उसमें भी बेहतरी आ जाएगी। इससे ज्यादा उन्होंने हिंट नहीं किया, शी वाज वेरी कॉशियस। लेकिन अब इन सारी चीजों को जोड़ के देखें तो जो मैंने कहना शुरू कर दिया था फ्रॉम 3 मार्च 2022, चीजें बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता उसी डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर वैसे भी इनको बहुत तेजी से सफर नहीं करना था, इनको एक ब्रीदिंग स्पेस चाहिए थी डेवलपमेंट्स को, लेकिन खास करके इमरान खान ने जिस किस्म का एक तूफान खड़ा किया पब्लिक का, उसमें ये डेवलपमेंट जो है, इनका फ्लो जो है वो रुक गई। और फिर 9 मई का जो डेवलपमेंट्स की गई, वो डेवलपमेंट्स करने का मतलब ये था कि पाकिस्तान की जो ग्राउंड स्पेस है उसे 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 रिक्लेम कर लिया गया, सारी स्पेस को रिक्लेम कर लिया गया, और एक एनेबलिंग एटमॉस्फेयर जो है, एनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है वो डेवलप की गई, जिसमें बहुत से बड़े डिसीजंस इंक्लूडिंग मैनेज इलेक्शंस एंड देन रिलेशनशिप विद इंडिया जो है उनको लिया जा सकता है। अब जाहिर है कि ये एक बड़ी डिसअपॉइंटिंग सिनेरियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके ऊपर बहुत बात हो सकती है। क्या इसका मतलब है कि आप और हम अपनी स्ट्रगल करना बंद कर देंगे, बिकॉज ये तो बहुत मुश्किल सिचुएशन है? हरगिज नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको सिचुएशन को सही तरह से समझने की जरूरत है, और इसमें जाहिर है कि पाकिस्तान के लोगों की बहुत इंपॉर्टेंस है। उन्होंने एक बार फिर पेशावर के इलेक्शन में इस चीज़ को साबित करके दिखाया, तो उनकी जो स्पिरिट है, वो जो खड़े हैं, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। लेकिन जितना ज़्यादा पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया को, मीडिया को, कॉलमनिस्ट को, थिंक टैंकर्स को, एकेडमिक्स को वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को, जितना ज़्यादा इसका बेहतर उनको अदराक होगा,
उतना ही ज़्यादा उनके माइंड्स में से इसके सोल्यूशन निकलेंगे कि क्या किया जा सकता है। डायस्पोरास का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उनके पास जो स्पेस और मैन्यूवरेबिलिटी है यूरोप के अंदर, बर्तानिया में, कनाडा में, यूनाइटेड स्टेट्स में और डिफरेंट जगहों में, वो पाकिस्तान में इस वक्त बदकिस्मती से लोगों के सामने नहीं। लेकिन अगर डायस्पोरास जो हैं वो कहीं टाउन स्क्वायर वैसे ही किसी ग्राउंड में इकट्ठे होकर जलसे जुलूस और प्रोटेस्ट करते रहेंगे या ओकेजनली सेनेटर्स कांग्रेसमैन से मिलकर एक स्टेटमेंट दिलाते रहेंगे, तो ये इसका कोई हल नहीं है, इससे कोई रिलीफ उनको नहीं मिल पाएगी। सिस्टम मोनोलिथिक नहीं है। आप अगर झगड़ा आपका अगर एलीट के साथ है, एडमिनिस्ट्रेशंस के साथ है, अमेरिका में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है, तो देयर इज लॉट ऑफ स्पेस टू इन्फ्लुएंस थिंग्स। लेकिन उसके लिए पाकिस्तानी डायस्पोरास को एक बेहतर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी चाहिए, स्ट्रेटजी ऑफ एंगेजमेंट। और वो स्ट्रेटजी एंगेजमेंट ये नहीं है कि आप सिर्फ कैंपेन फंडिंग करके लोगों से स्टेटमेंट्स ले लें, ये वीडियो स्टेटमेंट्स ले लें, उनको जाके कहानी सुनाएं। उसमें आपको एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव चाहिए। उसमें एक बात करके बात खत्म करता हूं, ये सोचना बहुत जरूरी है कि जो पावर्स पाकिस्तान से चाहती हैं उस पर क्या नेगोशिएशन हो सकती है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, बिकॉज उनकी मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स क्या हैं, दूसरी तरफ से पाकिस्तान के इंटरेस्ट जो हैं उसमें क्या डिमांड करते हैं। तो दोनों साइड्स की अपनी अपनी, चूंकि इस पर कभी सोचा ही नहीं गया, ये एक मैं नई चीज आपसे कर रहा हूँ। एक दफा मैंने आपसे बहुत हफ्ते पहले इमरान खान साहब को मैंने इस हवाले से एक लंबा चौड़ा मैंने एक प्रपोजल भेजा था, टेक्स्ट किया था, और उनका मुझे जवाब ये आया कि जो लोग पाकिस्तान के लोगों ने फैसला करना है, किसी और ने फैसला नहीं करना। तो बहरहाल आई रियलाइज कि वो अभी भी इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि इसको अंडरस्टैंड कर सकें जो चीज़ मैं कह रहा हूँ। इसलिए मैंने आपको कहा कि बहुत गैप्स रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर। ये सिर्फ पाकिस्तान के लोग फैसला नहीं कर सकते, यहाँ एक डील होनी है कि मगरब की ताकतों को क्या चाहिए और किस हद तक पाकिस्तानी उनको दे सकते हैं। अगर पाकिस्तान की एक पॉपुलर लीडरशिप ही उनको कुछ दे सकती है, तो उनको बहुत ही जलील तरीके से उस चीज़ को हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। और हम कुछ डेवलपमेंट्स को समझने में बहुत पीछे रह चुके हैं, जिसकी वजह से हमें ये दिन देखने पड़े। बहुत लंबी हो गई ये बात, फिर इंशाल्लाह इसके बाद बात करते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू सी योर कमेंट्स ऑन दैट। थैंक यू।